Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue financial management. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया पहले वो देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इसमें कितने टाइप के होते हैं बताओ जल्दी से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितने टाइप के डिसीजन होते हैं? नंबर 1 है फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। देन उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इसके बाद क्या बताओ? इसके बाद है इसके बाद है डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। तो अब देखो हमने फाइनेंसिंग डिसीजन ऑलरेडी कवर कर लिया है। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है ना, और इसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कवर कर लिया है, लेकिन इसमें एक और टॉपिक बचा है। एक तो था कैपिटल बजटिंग, ये वाला तो कवर हो गया। अब इसमें दूसरा बच रहा है कौन सा? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल वो हम लेटर ऑन कवर करेंगे। ओके, अब हम आज से स्टार्ट करेंगे डिविडेंड डिसीजन। ये छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या हमने फाइनेंशियल डिसीजन में क्या पढ़ा था? फाइनेंशियल डिसीजन में पढ़ा था कि हमें फंड को कहाँ से रेज करना चाहिए जिससे कि उसकी ओवर कॉस्ट टू कैपिटल क्या हो? मिनिमम हो। ओके, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने क्या पढ़ा था? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने पढ़ा था कि हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि जो रिटर्न हो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो। बट अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन में हम क्या पढ़ेंगे बताओ जल्दी से। डिविडेंड डिसीजन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिविडेंड डिसीजन? डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? सपोज एक कंपनी है, ए लिमिटेड है। ओके, अब इसमें क्या हुआ? इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया 1 लाख रुपीज। कितना? 1 लाख रुपीज। और उसमें से इन्होंने क्या किया? इसमें से 50,000 क्या दे दिया? एज ए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपने शेयर होल्डर को दे दिया, शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है? जो रिटर्न हुआ है, रिटर्न में से जो अमाउंट हम अपने शेयर होल्डर को दे देती है कंपनी, उसे कहते हैं डिविडेंड। तो इसमें डिविडेंड कितना है? तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे डिविडेंड। और देते कहां से? जो नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट जो किसके लिए होता है? अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। जो नेट प्रॉफिट अवेलेबल होता है किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। अब उसमें से अगर हमने जो पोर्शन हमने दे दिया उसे कहेंगे डिविडेंड, और जो पोर्शन बच गया, अब इसमें से कितना बच गया बताओ? 50,000। और इसे क्या कहेंगे बताओ? इसे कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग। इसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ओके, रिटेन्ड अर्निंग। जो नेट प्रॉफिट में से हम अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने को क्या बोलेंगे? उसे कहते हैं डिविडेंड। और जो हमने अपने पास रिटेन करके रख लिया प्रॉफिट को, उसे कहेंगे रिटेन्ड अर्निंग। अब इस किसके लिए हो सकता है? अब रिटेन्ड अर्निंग लाइक कोई फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है वहां पर यूज कर सकते हैं, है ना। और कोई लॉस होता है तो उस लॉस को कवर करने के लिए रिटेन्ड अर्निंग का यूज करती है कंपनी। ओके, तो ये है डिविडेंड। तो अब समझ में आ गया ना डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। तो अब इसमें क्या है? अब इसमें हम क्या कवर करेंगे? पहले थ्योरीज। तो थ्योरीज में देखो क्या, डिविडेंड डिसीजन। अब इसकी थ्योरी कवर करेंगे। अब थ्योरी भी इसमें 2 टाइप की है। कौन कौन सी है देखो? थ्योरीज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थ्योरी। नंबर 1 है रेलिवेंट थ्योरी। दूसरी है इरेलीवेंट थ्योरी। अब रेलिवेंट थ्योरी क्या होती है? रेलिवेंट थ्योरी क्या बोलती है? इसमें है कि अगर हम डिविडेंड देते हैं शेयर होल्डर को, तो उससे जो
उनकी शेयर होल्डर की वेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा अगर हम डिविडेंड देते हैं प्रॉफिट में से। ओके। और इरेलीवेंट थ्योरी क्या बोलती है? इरेलीवेंट थ्योरी बोलती है कि अगर हम डिविडेंड नहीं देते हैं तो उस पर, अगर हम देते भी हैं डिविडेंड, चाहे दें या ना दें, उससे हमारी जो शेयर होल्डर की वेल्थ है ना उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कहती है। ठीक है। तो रेलिवेंट थ्योरी क्या बोलती है बताओ जल्दी से, अभी से देख लो। रेलिवेंट थ्योरी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, distribution of dividend affect the wealth of shareholder. It means it means it is relevant to calculate शेयर्स प्राइस। इसका मतलब क्या है? ये रेलिवेंट है किसके लिए? कैलकुलेट करने के लिए शेयर प्राइस को। इट इज रेलिवेंट टू कैलकुलेट शेयर प्राइस। अब इसमें कौन कौन से हम मेथड पढ़ेंगे बताओ? विच मेथड्स वी आर गोइंग टू कवर? नंबर 1 है बोल्टर्स मेथड। नंबर दूसरा क्या है? गॉर्डन मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल मेथड बोल दो। ठीक है। अब इसमें क्या है? मॉडल, और इससे बोल दो मॉडल। ठीक है, ब्रैकेट में। अब ये क्या है? इट मीन्स क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अफेक्ट द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। इट मीन्स इट इज रेलिवेंट टू कैलकुलेट शेयर्स प्राइस। इट मीन्स अब क्या ये रेलिवेंट है किसके लिए? कैलकुलेट करने के लिए शेयर्स प्राइस को। और इसके बाद इरेलीवेंट थ्योरी। इरेलीवेंट थ्योरी में क्या होता है? इरेलीवेंट थ्योरी मीन्स चाहे डिविडेंड दो या ना दो, उससे जो इसकी वेल्थ है ना शेयर होल्डर की, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज व्हाट इरेलीवेंट थ्योरी। Distribution of dividend does not affect the wealth of the shares holder. It means it is irrelevant to calculate शेयर प्राइस। शेयर प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए क्या ये इरेलीवेंट है शेयर प्राइस। और इसमें कौन सा मॉडल आएगा? इसमें मॉडल है मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल। मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल, नॉट मिडल मॉडल। ओके, मिलर मॉडल। तो ये था। तो रेलेवेंट थ्योरी और इरेलेवेंट थ्योरी पता चल गया क्या होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? पहले मॉडल पे आते हैं, दैट इज पहला मॉडल कौन सा है बताओ? इसमें से पहला है बोल्टर्स मॉडल।
रेलिवेंट थ्योरी का हम पहले रेलिवेंट थ्योरी का कवर करेंगे। और ओके, वोल्टर्स मॉडल। वोल्टर्स मॉडल, इसका फॉर्मूला क्या है देखो, इसमें हमें प्राइस का प्राइस निकालना है। पहली बात तो P0 इक्वल टू डिविडेंड प्लस ई माइनस में डिविडेंड अपॉन में के ई, और यहाँ पर क्या आएगा इनटू में आर अपॉन में के ई। अब देखो यहाँ पर P0 का मतलब क्या है, P0 मीन करेंट प्राइस ऑफ द शेयर, करेंट प्राइस ऑफ द शेयर। शेयर का करंट प्राइस क्या, वो से क्या बोलेंगे करंट प्राइस, और ये क्या डिविडेंड, और उसके बाद क्या ई मीन्स अर्निंग पर शेयर, डी फॉर डिविडेंड, पर शेयर बोलेंगे, ये पर शेयर है, पर शेयर। और उसके बाद क्या अर्निंग पर शेयर, और उसके बाद क्या है आर, आर मीन्स है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, इसे रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। और उसके बाद क्या है के, के मीन्स है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, तो ये फॉर्मूला। तो अब क्या देखो, इसमें मुझे कुछ और समझाना भी है। क्या देखो अब यहाँ पर डिसीजन कैसे लेना है, यहाँ पर डिसीजन लेना है जो नेट प्रॉफिट आया है, जो नेट प्रॉफिट आया है तो वो डिसीजन लेना है कि वो कंपनी को अपने पास रिटेन करके रखना है, ये रिटेन करना है, या पे कर देना है एज ए डिविडेंड, पे कर देना एज ए डिविडेंड। तो यही क्या करना है, डिसीजन लेना है। अब ये डिसीजन कैसे लोगे बताओ, ये डिसीजन लेंगे आर और के ई के बेसिस पर। ठीक है, कैसे आर देखो, आर क्या है, आर मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इट मीन्स अगर, आर का मतलब अगर कंपनी जो प्रॉफिट हुआ है, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करती है जो उस पर रिटर्न आएगा, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सपोज ये है कंपनी, ये है कंपनी, ठीक है, ये कंपनी है, और कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना है, कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है 1 लाख। ओके, 1 लाख हुआ है, ठीक, और ये है मार्केट, ये मार्केट है। ओके, अब ये कंपनी है, ठीक। अब कंपनी को डिसाइड लेना है, डिसीजन लेना है कि क्या देखो, अगर कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट करती है ना, कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करती है तो कंपनी को यहाँ मिलते है कितना 12% मिलेगा इंटरेस्ट, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अगर कंपनी जो नेट प्रॉफिट को इन्वेस्ट करती है कहीं और, तो उस पर कितना मिलेगा इंटरेस्ट, मिलेगा 12%। ओके, वही अगर डिविडेंड पे कर देगी, ये है शेयर होल्डर्स, ये है शेयर होल्डर्स, ये शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। और अगर वो डिविडेंड दे देती है डायरेक्ट, तो ये रिटर्न नहीं मिलेगा, तो ये रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये डिसीजन लेना है कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम डिविडेंड नहीं देते हैं तो हमें रिटर्न मिलेगा कितना 12%, और हम डिविडेंड दे देते हैं तो वहां पर वो रिटर्न नहीं मिलेगा। ओके, तो अब क्या है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया देखो, जो कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, शेयरहोल्डर से बोला है कि अगर हम तुम्हें जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसे एज ए डिविडेंड नहीं देते हैं तो कितना आप हमसे रिटर्न उस पर एक्सपेक्ट करोगे। ये कंपनी बोलती है किससे, शेयरहोल्डर से। कंपनी कहती है कि हम जो नेट प्रॉफिट हुआ है तुम्हें डिविडेंड एज ए डिविडेंड ना देके हम क्या करना चाहते हैं, उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में। तो कंपनी ने बोला इससे शेयरहोल्डर से कि तुम बताओ तुम कितना इस पर रिक्वायर्ड, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, कितना आपको चाहिए। अगर क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं कि जो नेट प्रॉफिट हुआ है अगर हमें आप डिविडेंड नहीं देते हो और हमें उस पर कितना चाहिए 10%, इसका मतलब इन्होंने कितना डिमांड किया 10%, 10%। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, इसे बोलते हैं केई, इसे कहते हैं केई, और ये क्या IRR। अगर जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है और उस पर रिटर्न होता है तो क्या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। और जो कंपनी क्या करती है, कंपनी से कौन एक्सपेक्ट कर रहा है, शेयर होल्डर, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई। ओके, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ डिसीजन लेना है क्या, कि अगर
अब यहाँ पर देखो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना कम है। इसका मतलब अगर हम इन्वेस्ट करेंगे और उससे इन्वेस्ट करने के बाद और हम उसमें से 10% इसे दे देंगे शेयर होल्डर को, तब भी प्रॉफिट आ रहा है ना, 2% का बच रहा है ना, कंपनी के लिए प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, तो ये डिसीजन लेना है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए कंपनी को, बताओ। तो कंपनी को यहाँ 100% रिटेन कर लेना चाहिए। रिटेन कर लेंगे तो वहाँ पर क्या है, क्योंकि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा है और जो यहाँ पर केई है, जो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है शेयर होल्डर का, वो क्या है, कम है। तो इट मीन्स 100% क्या कर लेना चाहिए इन केस में, रिटेन कर लेना चाहिए, रिटेन कर लेना चाहिए। ओके। और अगर वही अपोजिट हो जाता, तो अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर 10% ना एक्सपेक्ट करके क्या कर लेता, अगर शेयर होल्डर बोलता कि हम चाहिए कितना 15% चाहिए, तभी हम तुम्हें क्या देंगे, रिटेन करने के लिए हम तुम्हें अपनी तरफ से यस बोलेंगे। ओके, हामी तभी बनेंगे जब आप क्या करोगे, जब हमें रिटर्न कितना दोगे, 15%। ओके, तभी एग्रीड होंगे। इट मीन्स, तो यहाँ पर अगर कंपनी इन्वेस्ट करती है तो 12% मिलेगा, और ये कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, 15%। तो कंपनी को यहाँ पर रिटर्न करना चाहिए नहीं, अगर कंपनी रिटर्न करेगी तो कंपनी को लॉस होगा। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी को 100% पे आउट कर देना चाहिए एज ए डिविडेंड। कोई भी थोड़ा सा पार्ट ऑफ अमाउंट भी रिटेन करके नहीं रखना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो एक तो ये हो गया। तो हमें दो चीजें समझ में आ गई, अगर क्या रेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है के से, तो हमें 100% रिटर्न करना चाहिए, और अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लेस देन कितना है, के से, तो क्या करना चाहिए, 100% पे आउट कर देना चाहिए। दैट्स इट। ओके। और अगर क्या होता है, अगर दोनों चीजें बराबर होती, तो अगर दोनों चीजें ऊपर 12% है तो 12% नीचे भी है, तो यहाँ से क्या है, तो इसे अब इससे तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं है, चाहे रिटर्न करो या ना करो। ओके, तो ये क्या है, इसी के बेसिस पे हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमें डिविडेंड देना चाहिए और कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसकी जो ऑल्टरनेटिव में क्या है, देखो, अगर क्या हो जाता है, बताओ जल्दी से, अगर आर ग्रेटर देन कितना है, के ई है, तो क्या करना चाहिए, 100% रिटेन कर लेना चाहिए, रिटेन्ड, 100% रिटेन्ड। और भाई अगर आर लेस देना है किसने से, के ई से लेस देना है, तो 100% डिविडेंड पे आउट कर देना चाहिए, 100% पे आउट, मतलब जितना नेट प्रॉफिट हुआ पूरा दे दो। ओके। और अगर क्या हो जाता है, आर इक्वल टू के ई हो जाता है, तो इससे क्या होगा, देखो, अगर इससे दे देंगे तो इससे वेदर आप दो या ना दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, वेदर पेड और नॉट whether paid or not affect the wealth of the शेयर्स होल्डर। यहाँ पर ये शेयर्स होल्डर की वेल्थ को अफेक्ट करेगा नहीं, चाहे पे करो या ना करो। ओके, तो क्या क्या इसमें आ गया आप समझ में, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के से ज्यादा है तो हमें 100% रिटर्न कर लेना चाहिए। ओके, और अगर आर से लेस देन है के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आर से क्या है, आर है, के ई ज्यादा है, इट मीन कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है, और आर क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम है, तो इसका मतलब हमें पूरा डिविडेंड एजेंट दे देना चाहिए। दैट्स इट। ओके, और इसकी कुछ एजम्पशंस भी हैं, अब देखो वो एजम्पशंस क्या है, ये एजम्पशंस हैं इसकी, क्या लिखा, पहले एजम्पशन क्या है, ऑल फाइनेंसिंग इज डन थ्रू रिटेन अर्निंग, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फंड लाइक डेब्ट और न्यू इक्विटी कैपिटल आर नॉट यूज। अब इसमें क्या, ये एजम्पशन क्या बोलता है कि ये बोलता है कि जितना भी फाइनेंस करना है, जो भी लेना या देना है, किसके थ्रू करना है, जो रिटेन अर्निंग है उसके थ्रू ही करनी है, कोई एक्सटर्नल डिवेंचर्स और न्यू इक्विटी शेयर्स को इशू करके कोई भी फंड रेज नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। और दूसरा क्या है, विद एडिशन इन्वेस्टमेंट टेकन द फर्म बिजनेस रिस्क डज नॉट चेंज। और इसमें क्या है, जो
बिजनेस का रिस्क है और जो इस पे रिटर्न है उसे क्या है, कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब ये नहीं कि जो ये आर है ये यहाँ पर 10%, 12%, 13% ऐसे चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। कई है जो एक ही बार कंसिडर किया था ना 12%, सिर्फ 12% ही रहना चाहिए। ये नहीं कि 12% फिर 15% फिर 20%, नहीं, सिर्फ दोनों चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये इसमें अजम कर रखा है इन्होंने, अजम्पशंस लिए ये। ओके, और उसके बाद क्या है, देयर इज नो चार्ज in the key variable, namely earning per share, DPS, or value of dividend equity may be changed by model determine result, but any given value of E and earning और डिविडेंड assumed remain constant, determining the अब इसमें जो अर्निंग पर शेयर है और डिविडेंड है वो भी रिमेन सेम ही रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, दैट्स इट। ओके, और उसका क्या है, द फर्म हैज ए परपेचुअल लाइफ। अब इसकी जो फर्म की लाइफ है वो क्या लेनी चाहिए, वो रहनी चाहिए लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक के लिए, ठीक है, परपेचुअल। अब ये नहीं कि 1 साल के बाद ही चेंज हो गया, 1 साल के लिए बिजनेस है उसी में चेंज कर दो, नहीं। इसकी क्या है, बिजनेस की जो लाइफ है फर्म की वो लॉन्ग होनी चाहिए। और उसके बाद क्या, देखो ये मैंने अभी डिस्कस किया था ऊपर, अब वो क्या लिखा था, वेन क्या लिखा है, आर ग्रेटर देन के, जब आर ज्यादा के से तो क्या होगा, तो उसमें प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज करेगा और पे आउट रेशियो डिक्रीज करेगा। इट मीन्स ऑप्शनल पे आउट रेशियो इज नील। अब यहाँ पर क्या करना है, इस मीन्स क्या, ऑप्शनल जो पे आउट रेशियो है उसे नील, इसका मतलब क्या बोला, ऑप्शनल पे आउट रेशियो नील का मतलब है कि 100% क्या करना चाहिए, रिटेन कर लो। ओके, और इसमें क्या है, जब आर और के क्या हो, इक्वल हो, तो प्राइस ऑफ शेयर डज नॉट वेरी। अब जब दोनों का जो के और आर है, मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि जब आर और के है, जब वो क्या हो रही है, जब इक्वल है, तो वहां पर जो प्राइस ऑफ शेयर है, प्राइस ऑफ शेयर डज नॉट चेंज, प्राइस ऑफ शेयर चेंज नहीं होगा। ओके, जब दोनों इक्वल होगा आर और की, और जब क्या होगा, वेन आर लेस देन के होगा, द प्राइस ऑफ पर शेयर इंक्रीज। जो प्राइस ऑफ शेयर होगा ना वो क्या करेगा, प्राइस पर शेयर इंक्रीज एज द पे आउट रेशियो इंक्रीज। इसमें क्या, पे आउट रेशियो इंक्रीज, ऑप्टिमल पे आउट रेशियो इज 100%। अब यहाँ पर बोले मतलब पे आउट रेशियो क्या, 100% देना है, जितना नेट प्रॉफिट हुआ उसी को पे कर दो। ओके, तो ये थी थ्योरीज की बोल्टन मॉडल की। अब एक हम क्या करते हैं, आज एक एग्जाम्पल करते हैं, नहीं एग्जाम्पल नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है क्वेश्चन। तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा, फॉलोइंग आर द डिटेल रिगार्डिंग 3 कंपनीज, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और कौन है, एंड जेड लिमिटेड। और इसकी यहाँ पर 3 कंपनियां, तीनों में दिया है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है और अर्निंग पर शेयर दिया है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या करनी, कैलकुलेट करनी है ऑफ दज कंपनीज अप्लाइंग बोल्टर मॉडल, बोल्टर मॉडल को अप्लाई करके करना है। और फॉर्मूला क्या, वेन डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है। अब 3 केसेस है, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 75% है और डिविडेंड रेशियो 50% है और 80% है, तो इसमें बताना है कि इसका जो शेयर का प्राइस है वो कितना होगा। तीनों केस में अलग अलग निकलेगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैंने तुम्हें फॉर्मूला भी बता दिया है ना, और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है अब आपको बताओ यहाँ पर। और यहाँ पर अगर ये बोलता है कि यहाँ पर बताओ इस केस में कि हमें रिटेन करके रखना चाहिए या हमें डिविडेंड पे आउट 100% हमें डिविडेंड दे देना चाहिए, अब कैसे आप डिसीजन लोगे बताओ। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 5% है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये क्या है, के कितना है, के है 15%, दैट इज ये आर है, इट मीन्स आर इज लेस देन के। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, हमें कितना, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कितना करना है हमसे 15%, और हम जब इन्वेस्ट करेंगे अदर मार्केट में तो हमें 5% ही मिलेगा। इट मीन्स हमें फर्स्ट केस में क्या करना चाहिए, 100% पे आउट कर देना चाहिए, है ना। तो हमें ये तो पता ही नहीं है, हमें क्या बताया कि सिर्फ शेयर्स का प्राइस निकाल के बताओ जल्दी से। तो शेयर्स का प्राइस का फॉर्मूला क्या, P0 इक्वल टू डिविडेंड प्लस ई माइनस में डिविडेंड और इनटू में आर अपॉन में के
अपॉन में के। और पहला क्या केस है, इफ ए में क्या है, इफ 75% पे आउट, 75% पे आउट। अगर 75% पे आउट करते हैं तो मतलब अर्निंग कितनी है, इतनी है, तो उसमें से 75% क्या कर दो, डिविडेंड एज ए पे कर दो, तो कितना आ जाएगा, P0 इक्वल टू, तो इसका देखो, इसका 75% पे कर दोगे तो डिविडेंड कितना होगा, 7.5 है ना, 7.5 और प्लस अर्निंग पर शेयर कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना 10, और उसमें से देखो ये है ना डिविडेंड, और डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है ये, डिविडेंड कितना दिया हमने 7.5। अब इसमें क्या करेंगे, आर, आर कितना है 0.05, और डिवाइड कर दो, कितना है, डिवाइड कर दो, नीचे कितना है 0.15, और जो आएगा उसको टोटल से डिवाइड कर दो 15 से, तो क्या निकल के आ जाएगा, P0 बोले तो करंट प्राइस ऑफ द शेयर। तो कैलकुलेट करो अब करंट प्राइस ऑफ द शेयर। कैसे करोगे, पहले हम क्या कर देंगे, पहले ये वाला पोर्शन को सोल्व करो, इस पोर्शन को सोल्व करो, इस पोर्शन को सोल्व करो, ठीक है। फिर इसको सोल्व करने के बाद क्या करना है, इससे प्लस कर दो, इसमें प्लस कर दो, फिर डिवाइड कर दो इससे। तो करो जल्दी से। तो क्या करना है, 0.05 डिवाइड बाय 1. फिर उसका 0.15। अब जो आएगा, अब उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 8.33, 8.33 आया, उसको प्लस कर दो 7.5 से, 7.5 से प्लस करोगे और उसके बाद डिवाइड कर दो कितने से 0.15, तो कितना आएगा 55.55 रुपीज, 55.55 ये आएगा, ओके। और उसके बाद दूसरा निकालो, केस 2 में क्या आएगा, अगर पे आउट रेशियो कितना है बी, इफ पे आउट रेशियो कितना है 50%, देन टेल मी व्हाट विल बी द करंट प्राइस, P0 50%, मतलब इसका 50% डिविडेंड कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना 5, और अर्निंग कितना है 10, और उसमें से 5 माइनस कर दो, और उसके बाद ठीक है, उसका कहाँ पर ले रहा हूँ मैं, अभी तो उसी का है ना, केस किसका है, कंपनी ए का, एक्स लिमिटेड का केस नंबर 1 है, ये है कंपनी कौन सी है, एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड का ये केस 1 है, ये केस 2 है, ठीक है। तो इसमें क्या, केस 2 में क्या करेंगे, 5, अब मल्टीप्लाई करो कितने से, मल्टीप्लाई 7.05 अपन में 0.15 और 0.15, तो यहाँ पर कितना आएगा, जल्दी से बताओ, करो जल्दी। वो तो पता है पॉइंट कितना है था, एक बार 0.05 डिवाइडेड 0.15, इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, प्लस करो 5, .05 डिवाइड बाय 0.15 इंटू में 2 इंटू में 5 इक्वल टू प्लस में 5 उसको डिवाइड कर दो 0.15, तो ये आएगा 44.44 रुपीज, 44.44, ये आएगा क्या, करंट मार्केट प्राइस, ओके। अब उसी तरह अब निकालते हैं किसका, केस बी का, केस अब बी का, सी का, सॉरी सी का, सी में अगर पे आउट रेशियो कितना है, इफ पे आउट रेशियो 80%, 80% है, तो उस केस में कितना आएगा, P0 इक्वल टू P0, अब देखो कितना आएगा, 80% मीन्स 8, इसका 80% कितना आएगा, 8 आएगा, और प्लस अर्निंग कितनी है 10, उसमें से माइनस करो 8, और यहाँ पर क्या आएगा 0.05 अपॉन में 0.15 अपॉन में 0.15, तो इसका कर दो 0.05 डिवाइड बाय
0.15 और इसको इंटू कर दो 2 से, और 2 से इंटू और प्लस कर दो 8, पॉइंट 666 अब इसको कर दो इंटू, 2 से इंटू कर दिया ना, अब इसमें प्लस कर दो 8 प्लस कर दो, इसको डिवाइड कर दो 0.15, ये आएगा 57.78, ये आ गया इसका आंसर। अब ये केस 1 का हुआ है, ऐसे ही बाय लिमिटेड का भी करना है, जेड लिमिटेड का करना है। मैं बाय लिमिटेड का और कर दूंगा, उसके बाद तुम्हें जेड लिमिटेड का खुद करना है। ओके अब देखो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था, बोल्टर मॉडल में क्या है, क्या अगर हम डिविडेंड देते हैं, रेलिवेंट कौन सा ये रेलिवेंट थ्योरी है, तो इसमें क्या अगर डिविडेंड देते हो तो उससे जो वेल्थ है और जो प्राइस ऑफ द शेयर है ना, वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। देखो अगर हम डिविडेंड 75% देते हैं तो उसका शेयर प्राइस कितना है, 55.55, और अगर हम डिविडेंड 50% देते हैं तो चेंज हो रहा है ना हर तीनों केस में। देखो डिविडेंड का रेट, डिविडेंड नहीं, करंट जो मार्केट प्राइस है ना, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो यही बोला है कि रेलिवेंट थ्योरी क्या बोलती है कि अगर हम डिविडेंड देते हैं तो उससे जो वेल्थ है, तो वेल्थ किसकी शेयर होल्डर की, उस पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। ओके तो अब हम केस करेंगे, सेकेंड केस निकालेंगे, सेकेंड कंपनी का करेंगे। सेकेंड कंपनी कौन सी, बाय लिमिटेड। अब करते हैं इन द बुक्स ऑफ बाय लिमिटेड। द बुक्स ऑफ बाय लिमिटेड, बाय लिमिटेड के बुक में करो, क्या करना है बताओ जल्दी से। नंबर 1 ए में क्या है, पहले वही लिख लो, बोल्टर मॉडल का फॉर्मूला, डिविडेंड प्लस में मार्केट प्राइस का डिविडेंड प्लस में ई माइनस में डी, और उसके बाद आर अपॉन में के ई, और उसके बाद क्या है के ई, और यहाँ पर ये चीजें तो गिवन है, क्या क्या गिवन है, ई देखो कितना है, ई है 10 है ना, और आर देखो आर कितना है, आर है 20% और के ई है 15%, आर है 20% और के ई है 15%। ओके और इनका पे आउट रेशियो अलग अलग है तीनों केस का, ए बी और सी। कितना है, पहले 75% अगर देते हैं और 50% देते हैं, पे आउट रेशियो है, उसके बाद कितना है 80% देते हैं। ठीक है तो अब यहाँ से कैलकुलेट कर दो, बार बार देखने की जरूरत ही नहीं क्वेश्चन को। अब क्या है, केस 1 में क्या है, केस 1 में P0 इक्वल टू, अगर हम 75% देते हैं, क्या देते हैं 75%, तो 7.5 प्लस अर्निंग कितनी है 10, माइनस में डिविडेंड कितना है 7.5, और आर कितना है 20%, बोले तो 0.2, और के ये 15% और डिवाइड 0.15, तो ये निकल जाएगा। करो जल्दी से तो कितना आएगा देखो, 0.2 डिवाइड बाय 0.15 और उसको मल्टीप्लाई करो 2.5 और प्लस करो 7.5 इक्वल टू डिवाइड करो 0.15, ये निकल के आएगा 72.22। और इसकी तरह बी के केस बी में करो, कितना, अगर इफ पे आउट रेशियो कितना है 75%, अब उसके बाद करो इफ पे आउट रेशियो 50%, तो इसमें निकालो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर का कितना आएगा देखो। अब 50%, तो 50% अर्निंग का 50% कितना आएगा 5 और प्लस, और अर्निंग कितनी है 10, उसमें 5 माइनस और प्लस नहीं मल्टीप्लाई, सॉरी, कितना आएगा इंटू में 0.2 अपॉन में 0.15 अपॉन में होल में कितना आएगा 0.5 कर दो, इससे भी
0.2 डिवाइड बाय 0.15 इंटू में 5 और प्लस में कितना है 5, अब डिवाइड बाय 0.15, ये आएगा 77.78। ओके, ये केस बी का है। अब उसके बाद करते हैं केस सी। सी में क्या है, इफ पे आउट रेशियो 80%, अगर कितना 80% है पे आउट रेशियो तो इसमें निकालो करंट मार्केट प्राइस। 80% मीन्स इसका 80% करो तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 10 माइनस में 8 इंटू में 0.20 अपन में 0.15 अपन में होल में 0.15, ये होल में। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा प्राइस। तो अब क्या है देखो 0.2 डिवाइड बाय 0.15 इंटू में 2 प्लस में 8, अब डिवाइड करो 0.15, ये आएगा 71.11, ये है आंसर। दैट्स इट। अब जो इसमें है ना जेड लिमिटेड कहाँ गया, ये जेड लिमिटेड का, इसका आप खुद करोगे। अब जेड लिमिटेड का अब तुम्हें खुद करना है। ओके, तो ये था बोल्टर मॉडल। ठीक है, तो बोल्टर मॉडल क्या बोलता है कि अगर आप डिविडेंड देते हो तो उससे जो मार्केट प्राइस है वो अफेक्ट करेगा, है ना, और वेल्थ ऑफ द शेयर्स भी अफेक्ट होगी उससे। ओके, तो आज हमने अभी एक ही मॉडल अभी डिस्कस किया है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसमें। सो ये था क्वेश्चन। अब इसका पॉइंट जेड लिमिटेड है उसकी आपको खुद निकालनी है P0। ठीक है, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। सो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।